यूनानी नैतिक चिंतन विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा में प्लेटो के मतानुसार मुख्य सद्गुणों की अवधारणा। प्लेटो के सद्गुण विषयक आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो के मतानुसार प्रमुख सद्गुण कौन कौन से हैं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित इन सद्गुणों की किसी राज्य के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका है, किस प्रकार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित इस जो प्रमुख सद्गुण हैं किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार सहायक हैं, प्लेटो के सद्गुण विषयक सिद्धांत की क्या महत्ता है तथा आज के व्याख्यान से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन करेंगे। संपूर्ण यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा को ऐतिहासिक विकास क्रम एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम युग सुकरात पूर्व युग, द्वितीय युग सुकरात युग और जो तृतीय युग जो है उसे सुकरातोत्तर युग कहा जाता है। जो प्रथम युग जिसे सुकरात युग की संज्ञा दी गई है, इस युग के जो प्रमुख विचारक और चिंतक हुए वे सोफिस्टवादी विचारक थे। यद्यपि सोफिस्टवादी विचारकों ने न तो किसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की और न ही नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसे किसी सर्वमान्य नैतिक नियम, सिद्धांत एवं आदर्शों की स्थापना की जो अपने आप में निरपेक्ष रूप से शुभ हों। अतः जो सुकरात पूर्व युग है उसका यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा में सामान्य महत्व है। जो सुकरात युग जो है इसे यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस चिंतन काल में जो प्रमुख विचारक और जो दार्शनिक हुए वे सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। इन 3 महान दार्शनिकों के अतिरिक्त सिनिक्स और सेरानिक्स संप्रदाय जो हैं उनका उदय भी इसी काल में हुआ। जो तृतीय युग जो है जिसे सुकरातोत्तर युग की संज्ञा दी जाती है, इस युग में 2 संप्रदाय विकसित हुए। एक तो स्टोइकवाद, इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वे जैनो हैं, और जो द्वितीय है एपिक्यूरियनवाद, इसके जो प्रमुख समर्थक एपिक्यूरस हुए। जैसा कि हमने भी स्पष्ट किया कि जो नीति शास्त्रीय यूनानी नीति शास्त्रीय जो ये चिंतन परंपरा रही, इसका जो द्वितीय काल जिसे सुकरात युग की संज्ञा दी जाती है, ये यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो सुकरात ने जिस दार्शनिक एवं नैतिक विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित किया, उसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन यूनान में महान दार्शनिक एवं वैचारिक चिंतन का उदय हुआ और प्लेटो और अरस्तु इस महान दार्शनिक और वैचारिक क्रांति का ही परिणाम है। प्लेटो जो है सुकरात के महान शिष्य हुए हैं। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वह एरिस्टोटलीस था, किंतु प्लेटो के स्वस्थ व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर उनके जो व्यायाम के शिक्षक थे उन्होंने उन्हें प्लाटोन का नाम दिया और यह प्लाटोन ही धीरे धीरे प्लेटो में परिवर्तित हो गया। प्लेटो जो है उनकी राजनीति में विशेष रुचि थी और प्लेटो जो है सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे, किंतु अपने गुरु सुकरात को जो मृत्यु दंड दिया गया उससे प्लेटो इतने अधिक व्यथित हुए कि उन्होंने राजनीतिक के बनने के विचार का त्याग कर वे महान दार्शनिक बन गए। संपूर्ण पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो है गुरु शिष्य परंपरा का अनुपम उदाहरण है, क्योंकि यदि हम देखें भारतीय चिंतन परंपरा में हमें गुरु शिष्य परंपरा के अद्वितीय उदाहरण अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, किंतु पाश्चात्य चिंतन परंपरा में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो हैं इसी गुरु शिष्य परंपरा के परिचायक रहे हैं। प्लेटो जो है उनकी जो नैतिकता के विषय में और दार्शनिकता के विषय में जो उन्होंने प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनका दार्शनिक विषयक जो विचार है जिसे प्रत्ययों का सिद्धांत कहा जाता है, वह जो है तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो प्लेटो का प्रमुख सिद्धांत है वह उनका सद्गुणों का सिद्धांत कहलाता है।
जहाँ हमने देखा कि सुकरात एक ही सद्गुण स्वीकार करते हैं, ज्ञान को ही सर्वोच्च सद्गुण स्वीकार करते हुए सुकरात ने ज्ञान ही सद्गुण है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किंतु प्लेटो के मतानुसार जो सद्गुण जो हैं वे 4 प्रमुख सद्गुण हैं और ये इस प्रकार हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो ने इन 4 सद्गुणों की व्याख्या राज्य और व्यक्ति दोनों के संदर्भ में ही की है। प्लेटो की मान्यता है कि किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास अर्थात उसके भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में इन 4 सद्गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी इन 4 सद्गुणों की अहम भूमिका है। सर्वप्रथम हम प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सद्गुणों विषयक ये जो 4 सद्गुण हैं इनकी व्याख्या राज्य के संदर्भ में करेंगे। प्लेटो ने संपूर्ण राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वर्ग जो है जिसे प्रशासक वर्ग की संज्ञा दी गई, इस वर्ग का जो मुख्य कार्य है किसी भी राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखते हुए सुरक्षा के लिए नीतियों का निर्धारण करना है। राज्य के उचित मार्गदर्शन करने के लिए इस वर्ग में जो है विवेकशील गुण का होना आवश्यक है। जब किसी राज्य का प्रशासक वर्ग विवेक शक्ति से संपन्न होगा तभी वह राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियों के निर्माण और निर्धारण और उनके सफल क्रियान्वयन में जो है सफल हो सकेगा। अतः किसी भी राज्य के जो प्रशासनिक वर्ग है उसमें प्लेटो के मतानुसार विवेक गुण जो है वह प्रमुख है। यद्यपि प्लेटो जो है प्रशासनिक वर्ग में विवेक गुण की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि प्रशासक वर्ग में जो प्लेटो ने अन्य जो 3 सद्गुण किए हैं उनकी उपेक्षा की है। प्लेटो जब ये कहते हैं कि प्रशासनिक वर्ग में विवेक की प्रधानता होगी तो इसका अभिप्राय यही है कि उनमें विवेक जो है प्रमुखता से होगा, किंतु विवेक के साथ साथ उनमें साहस, संयम और न्याय ये तीनों सद्गुण भी होंगे। किंतु प्लेटो जो है वे स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी राज्य के सफल नीति संचालन के लिए उसके प्रशासक वर्ग में विवेक गुण की प्रधानता होनी चाहिए। अतः प्लेटो के मतानुसार प्रशासक वर्ग के लिए जो प्रमुख सद्गुण है वह विवेक है। इसी प्रकार किसी भी राज्य का जो द्वितीय वर्ग होता है जिसे साहसी या योद्धा या सैनिक वर्ग की संज्ञा दी जाती है, इस वर्ग का जो मुख्य कर्तव्य या कार्य जो है वह है राज्य की आंतरिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना तथा राज्य पर जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा जो आक्रमण हो उनसे सुरक्षा करना। अर्थात आंतरिक सुव्यवस्था एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखना ही राज्य के सैनिक, साहसी एवं योद्धा वर्ग का मुख्य कार्य है। क्योंकि सैनिक और जो सैनिक वर्ग जो है या जो योद्धा वर्ग है उसको राज्य के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उन पर दायित्व होता है, तो उनमें साहस नामक सद्गुण का होना आवश्यक है। जब किसी राज्य के सैनिक और योद्धा जो हैं साहसी होंगे तभी किसी राज्य की आंतरिक सुव्यवस्था और उसकी बाह्य सुरक्षा संभव है। इस कारण प्लेटो जो है जो राज्य का जो द्वितीय वर्ग है सैनिक या योद्धा वर्ग, उसका जो प्रमुख सद्गुण स्वीकार करते हैं वे उसे साहस के रूप में स्वीकार करते हैं। राज्य का जो तृतीय वर्ग है इसमें जो है कृषक, व्यावसायिक और श्रमिक वर्ग आते हैं और इस वर्ग का जो मुख्य कार्य है भौतिक संसाधनों का उत्पादन कर उनकी निरंतर वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना। किसी भी राज्य की भौतिक समृद्धि जो है इसी वर्ग पर आधारित या निर्भर होती है। और प्लेटो के मतानुसार जो ये तृतीय वर्ग है इसका जो प्रमुख सद्गुण जो है वह संयम है, क्योंकि जब श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, जो व्यवसायी वर्ग है वह संयमित होगा तभी वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकेंगे। प्लेटो के मतानुसार जो संयम है वह राज्य की प्रजा में इस संयम का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य की प्रजा में जब संयम होगा तभी उसमें सुव्यवस्था कायम होगी।
संयम का अभिप्राय यह है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना। प्लेटो के मतानुसार जब किसी राज्य के जो प्रजा वर्ग है उसमें जब संयम नामक गुण होता है तो उसमें सुव्यवस्था कायम होती है, और जो प्रशासक वर्ग है उसमें जब संयम होता है तो उसके द्वारा जनहितकारी कार्य या प्रजा के कल्याणकारी कार्य संभव होते हैं। प्लेटो की मान्यता है कि जो एक तृतीय वर्ग है, जो कृषक, श्रमिक और व्यावसायिक वर्ग है, इसका जो प्रधान गुण जो है वह संयम है। अर्थात जो इस श्रमिक, कृषक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग है उन्हें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को संयमित कर निरंतर राज्य की भौतिक समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने संपूर्ण राज्य की जो प्रजा है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम प्रशासक वर्ग, द्वितीय सैनिक या योद्धा वर्ग, तृतीय जो है व्यावसायिक, कृषक और श्रमिकों का वर्ग है। जहाँ प्रथम प्रशासक वर्ग है उसका जो प्रमुख सद्गुण है वह विवेक शक्ति है। द्वितीय जो वर्ग है सैनिक वर्ग है उसमें साहस नामक सद्गुण का होना आवश्यक है, और तृतीय वर्ग जो श्रमिकों, कृषकों और व्यावसायिकों का है उसमें संयम का होना आवश्यक है। प्लेटो जो चौथे सद्गुण को स्वीकार करते हैं वह न्याय है, और जो न्याय है वह इन तीनों सद्गुणों की अपेक्षा अधिक व्यापक है, क्योंकि न्याय में जो है इन तीनों ही सद्गुणों का समावेश हो जाता है। प्लेटो के मतानुसार जब भी किसी राज्य के ये तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उस राज्य में न्याय की स्थापना हो जाती है। न्याय जो है, क्योंकि न्याय जो है राज्य के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित कर और जो ये 3 वर्ग हैं इन्हें राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए सतत कर्तव्यशील रहने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि प्लेटो जो है अपने इन 4 सद्गुणों में न्याय को जो है सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने जो है राज्य के संदर्भ में विवेक, साहस, संयम और न्याय की व्याख्या की है। प्लेटो के मतानुसार जो है जब किसी राज्य में इन 4 सद्गुणों का उचित संतुलन और सामंजस्य हो तभी वह राज्य जो है भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर उन्मुख हो अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो पाता है। इस प्रकार प्लेटो के मतानुसार किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास में विवेक, साहस, संयम और न्याय इन 4 सद्गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लेटो ने राज्य के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी इन 4 सद्गुणों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। प्लेटो के मतानुसार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसमें विवेक शक्ति, साहस और संयम हो। जहां हमने देखा कि राज्य के संदर्भ में प्लेटो कहते हैं कि प्रशासक वर्ग जो नीतियों का निर्धारण, नियमन और संचालन करता है उसमें विवेक शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि जब किसी राज्य का जो प्रशासकीय वर्ग है वह विवेक शक्ति से संपन्न होगा तभी वह राज्य के जनहित के लिए उचित नीतियों का निर्माण, निर्धारण और क्रियान्वयन कर सकेगा। व्यक्ति के संदर्भ में विवेक शक्ति जो है उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ और सही, गलत या सत्य, असत्य के मध्य भेद कर सदैव उचित, शुभ और जो है सत्य की ओर उन्मुख होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के संदर्भ में जो है विवेक शक्ति जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जो है अपनी इस विवेक शक्ति के द्वारा उचित निर्णय लेकर सदैव जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वह सदैव सन्मार्ग की ओर उन्मुख हो। प्लेटो जो है व्यक्ति के संदर्भ में साहस को भी एक महत्वपूर्ण सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो के मतानुसार मनुष्य के जीवन में जो सम, विषम, सुख, दुख, विषम परिस्थितियां आती हैं, इन विषम परिस्थितियों में मनुष्य
जब अपने आप पर इन आने वाली विषम परिस्थितियों का किस प्रकार दृढ़तापूर्वक, साहसपूर्वक सामना करे, इसके लिए व्यक्ति के लिए जो साहस नामक सद्गुण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के संदर्भ में साहस का अभिप्राय यह है कि मानवीय जीवन में जो सम विषम, सुखात्मक दुखात्मक, जो द्वंद्वात्मक परिस्थितियाँ आती हैं, इन परिस्थितियों का मनुष्य किस प्रकार सामना करे, इसके लिए उसमें साहस नामक सद्गुण का होना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली इन विषम परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करता है, वही अपने जीवन में इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्लेटो के मतानुसार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें संयम का होना भी आवश्यक है। संयम का अभिप्राय, जैसा कि हमने कहा, कि मनुष्य को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करना ही संयम है। प्लेटो के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए उसमें संयम नामक सद्गुण का होना आवश्यक है। जब व्यक्ति संयम के अनुसार आचरण करेगा, तभी वह नैतिक जीवन जो है उसका अपने व्यवहारिक जीवन में सफल क्रियान्वयन करने में समर्थ हो सकता है। और जब व्यक्ति के अंदर विवेक शक्ति, साहस और संयम, इन तीन सद्गुणों का जो है उचित संतुलन होगा, तभी व्यक्ति में न्याय नामक जो सद्गुण है उसका उदय होगा या वह व्यक्ति न्यायी होगा। जो व्यक्ति विवेक शक्ति से संपन्न होकर अपने जीवन में आने वाली सम विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक एवं साहस के साथ सामना करे तथा साथ ही अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करते हुए सदैव जो है संयमित जीवन के लिए प्रयत्नशील रहे, वही व्यक्ति न्यायिक हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति दोनों के ही संदर्भ में विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन चार सद्गुणों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। किसी भी राज्य एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में इन चार सद्गुणों की अहम भूमिका है। प्लेटो के इस सद्गुण विषयक सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस प्रकार हैं। प्लेटो के मतानुसार प्रमुख सद्गुण कौन कौन से हैं? राज्य के संदर्भ में प्लेटो के विवेक, साहस, संयम और न्याय की व्याख्या कीजिए। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में विवेक, साहस, संयम और न्याय की क्या महत्ता है, उसे स्पष्ट कीजिए। प्लेटो के सद्गुणों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो के सद्गुणों के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए।